केशव नगर राज्य में एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक सुंदर युवक रहा करता था। अशोक के पिता केशव नगर राज्य के जाने माने वैद्य थे। राज्य के अलावा उसके पिता का गांव में भी बहुत अधिक मान सम्मान था। एक दिन अशोक अपने घर पर बाहर से आया ही था कि तभी उसके पिता सुखदेव उससे बोले, अरे बेटा अशोक, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि भाई अब इस बेवजह के घूमने फिरने की आदत को छोड़ दो। अरे तुम्हें अब आकर मेरे साथ बैठकर जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान सीखना चाहिए। याद रखना बेटे, मेरे बाद इस पूरे काम को तुम्हें ही संभालना है और इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो सीखना तो शुरू करना पड़ेगा ना। क्या पिताजी, आप भी ना दिन भर तो माँ से जड़ी बूटियों के बारे में बातचीत करते रहते हैं और हर समय कोई न कोई गांव का व्यक्ति भी आपके पास जड़ी बूटियों के बारे में पूछने के लिए आता ही रहता है। अरे सच कहूँ तो आपकी जबान से जड़ी बूटियों के बारे में सुन सुनकर मुझे खुद इतना ज्ञान हो गया है कि अब मुझे और जड़ी बूटियों का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। अरे मैं तो आपको देख देख कर और आपकी बातें सुन सुनकर ही बहुत कुछ सीख चुका हूँ। अशोक की बात सुनकर उसके पिता सुखदेव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी विमला से बोले, देखा, अरे देख रही हो, तुम्हारा पुत्र अब कह रहा है कि उसने मुझे देख देख कर ही जड़ी बूटियों का सारा ज्ञान सीख लिया है। देखो विमला, देखो। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है, मेरा पुत्र बहुत ही होनहार है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया और अपने पिता के जाते ही अशोक चारपाई पर आराम से लेट गया और लेटते ही वो नींद की गहराइयों में समा गया। अगले ही पल अशोक की आंख खुल गई, मगर सामने का दृश्य देखकर अशोक की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अशोक ने देखा कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर जंगल में खड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर पर सोया था। फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से उसके कानों में एक सुंदर लड़की की आवाज टकराई। सुंदरवन में तुम्हारा स्वागत है अशोक, मैं सुंदरवन की राजकुमारी हूँ। आवाज को सुनकर अशोक ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरत सी फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई रहस्यमय अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कौन हो? मैं सुंदरवन की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम सुलेखा है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। राजकुमारी सुलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी अशोक को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस होने लगा और वो चक्कर खाता हुआ बेहोश हो गया। अगले ही पल जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर पर था और उसकी माँ आराम से बैठी हुई थी। अशोक को इस तरह से उठता हुआ देखकर उसकी माँ मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ बेटा अशोक, तुम तो दोपहर में जब भी सोते हो तो सीधा शाम को ही उठते हो, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अशोक अपनी माँ को सपने के बारे में बताता हुआ बोला, हाँ माँ, एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो सपना नहीं, मैं वास्तव में ही सुंदर वन में हूँ। बाप रे, इस तरह का अजीब सपना मैंने कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर अशोक के पिता सुखदेव आ पहुँचे, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्या हुआ? क्यों? अरे ये माँ बेटों में क्या बातचीत हो रही है? क्यों? अशोक अपने विचित्र सपने को अपने पिता सुखदेव को बताता हुआ बोला, अब पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, बड़ा ही विचित्र सपना था। अरे लग ही नहीं रहा था कि वो एक सपना है। अरे बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है।
अरे बल्कि जवानी में तुम्हारे जैसे सुंदर नौजवानों को सपने में राजकुमारी ही दिखाई देगी ना, क्यों? लेकिन नहीं पिताजी, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा मेरा विश्वास तो कीजिए। हाँ हाँ बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम सच कह रहे हो। और देखो बेटा, सपने तो सपने होते हैं, इसके बारे में ज्यादा गहराई से मत सोचो, ये आते जाते रहते हैं, है ना? चलो। अपने पिता की बात सुनकर अशोक चुप हो गया, मगर उस दिन के बाद अशोक को वही सपना बार बार आने लगा। अशोक अपने सपने को लेकर बुरी तरह से परेशान हो गया और एक दिन वो अपने दोस्त बलिया को अपने सपने के बारे में बताता हुआ बोला। हाँ बलिया, मुझे पहली बार सपना आया था, तब मैंने अपनी माँ और पिता को इस बारे में बताया था, मगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। अब तू बता मुझे, क्या एक ही सपना किसी को बार बार आ सकता है? अशोक की बात सुनकर बलिया गहरी सोच में डूबते हुए बोला। तो अशोक, तुम्हारा सपना तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, और उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें यही सपना बार बार आ रहा है। पता है, कहीं ना कहीं मेरा मन कहता है अशोक कि इस सपने में जरूर कोई 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 गहरा रहस्य छुपा हुआ है, और रहस्य चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, देखो भाई, एक ना एक दिन वो खुल ही जाता है। इतना बोलकर बलिया वहाँ से चला गया। बलिया की बात सुनकर अशोक के मन में एक विश्वास उत्पन्न हो गया। हाँ, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि इस संसार में कहीं ना कहीं सुंदरवन राज्य अवश्य मौजूद है, और वास्तव में कोई राजकुमारी मेरा ही इंतजार कर रही है। अशोक अपने घर पर पहुंचकर अपने माता पिता को दोबारा अपने सपने के बारे में बताने लगा। अशोक की बात सुनकर उसका पिता सुखदेव मुस्कुराते हुए बोला। अरे अशोक, अरे बेटा, अरे अशोक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था बच्चे कि अपने सपने के बारे में ज्यादा मत सोचो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। केशव नगर राज्य के महाराज विक्रम की पुत्री राजकुमारी जानकी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो महाराज विक्रम ने अपनी पुत्री का इलाज बड़े बड़े वैद्य से करा के देख लिया, मगर किसी भी वैद्य की जड़ी बूटी ने कोई असर नहीं दिखाया। कुछ देर पहले एक सैनिक मेरे पास आया था। महाराज विक्रम ने मुझे याद किया है, तो कल तुम्हें भी मेरे साथ महल चलना होगा, ठीक है बेटे? अगले दिन अशोक अपने पिता सुखदेव के साथ महल के एक कक्ष में खड़ा हुआ था, जहाँ पर राजकुमारी जानकी बेहोशी की अवस्था में अपने पलंग पर लेटी हुई थी और राजा विक्रम चिंतित अवस्था में राजकुमारी जानकी को देख रहे थे। तभी राजा विक्रम सुखदेव की ओर देखकर बोला। आइए 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 वैद्य जी, हम आपको पहले ही बता दें कि हमने बड़े बड़े वैद्य देख लिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बेटी जानकी को होश नहीं आ रहा। वो जब से बीमार हुई है तब से वो बेहोश ही है। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है सुखदेव। देखो, कैसे भी करके मेरी बेटी की बीमारी को सही कर दो। हम उसके बिना तड़पे जा रहे हैं, जल्दी करो। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे सूंघकर बड़ी से बड़ी बेहोशी भी टूट जाती है। मैं वो जड़ी बूटी अपने साथ लाया हूं। अगर राजकुमारी जानकी को उस जड़ी बूटी को सूंघने के बाद भी होश नहीं आया, तो फिर समझ लीजिए महाराज कि उन्हें बहुत ही विचित्र बीमारी है। फिर आपको किसी वैद्य की नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। इतना बोलकर सुखदेव ने वो जड़ी बूटी राजकुमारी जानकी की नाक के पास रख दी, मगर राजकुमारी जानकी को होश नहीं आया।
ये देखकर सुखदेव अपनी नजरें नीचे करता हुआ राजा विक्रम से बोला, अब महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपको वाकई में किसी वैद्य की नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब कोई तांत्रिक ही राजकुमारी का उपाय बता सकता है। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं भी यही सोच रहा था सुखदेव, और मैंने एक तांत्रिक को बुलवाया है। कुछ ही देर में वो तांत्रिक यहाँ पर आता ही होगा। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उस कक्ष में एक तांत्रिक प्रवेश कर गया और राजकुमारी जानकी की कलाई पकड़कर देखने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, आपकी पुत्री राजकुमारी जानकी को एक बहुत ही विचित्र बीमारी है, जो केवल एक ही जड़ी बूटी के खाने से सही हो सकती है, परंतु वो जड़ी बूटी केवल सुंदरवन राज्य में ही मिल सकती है। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, ओ, इसका मतलब मेरे सपने में जो सुंदरवन आता है वो इस संसार में वास्तव में मौजूद है। अच्छा। अशोक तुरंत तांत्रिक की ओर देखकर बोला, बाबा, क्या सुंदरवन वास्तव में मौजूद है? तांत्रिक रहस्यमय अंदाज में अशोक की ओर देखकर बोला, हाँ, सुंदरवन राज्य इसी दुनिया में मौजूद है, मगर सुंदरवन राज्य के कानून दूसरे राज्यों के कानून से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि वहां पर शासन की बागडोर राजाओं के हाथ में नहीं होती, बल्कि राजकुमारी के हाथ में होती है। तो फिर मुझे सुंदरवन का पता बताइए बाबा। अशोक की बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराते हुए अशोक की ओर देखकर बोला, सुंदरवन राज्य की बातें केवल दंत कथाओं तक ही सीमित हैं। वो वास्तव में किस जगह मौजूद है, इसके बारे में सही सही कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाबा, अगर सुंदरवन राज्य की बातें केवल दंत कथाओं तक ही मौजूद हैं, तो फिर आपने महाराज से यह क्यों कहा कि सुंदरवन राज्य में उगी हुई जड़ी बूटी ही राजकुमारी जानकी को सही कर सकती है? ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि मैंने ये अपने गुरु से सुना था। देखो अशोक, अगर तुम्हें सुंदर राज्य को देखने की इतनी ही जिज्ञासा है, तो मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि केशव नगर राज्य की गहराइयों में एक बहुत ही सुंदर तालाब है। कहते हैं कि उस सुंदर तालाब में परियां स्नान करने के लिए आती हैं, और केवल वो परियां ही सुंदरवन राज्य का पता जानती हैं। लेकिन जंगल की गहराइयों से आपका क्या मतलब है बाबा? केशव नगर का जंगल कितना बड़ा है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया, और वो रहस्यमय तालाब जहां पर परियां स्नान करती हैं, इसी जंगल में ही स्थित है। और गहराइयों का मतलब ये है कि अगर कोई उस तालाब के पास जाना चाहता है, तो उसे कितने दिन या कितने महीने जंगल में यात्रा करनी होगी, ये कोई नहीं जानता। वो जादुई तालाब जंगल के कितने अंदर स्थित है, ये किसी को नहीं पता। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से चला गया। तभी अशोक राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुंदरवन जाकर रहूंगा और वो जड़ी बूटी लेकर ही आऊंगा। उसके बाद राजकुमारी जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर अशोक अपने पिता के साथ अपने घर की ओर चला गया और सुंदरवन के घने जंगल में जाने की तैयारी करने लगा। अशोक, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें उस तांत्रिक की बातों में नहीं आना चाहिए। और मैं जानता हूं कि उस तांत्रिक ने केवल अपनी जान बचाने के लिए महाराज से जड़ी बूटी वाली बात कही थी। सच तो यह है कि राजकुमारी जानकी का इलाज है ही नहीं। वो तांत्रिक केवल मूर्ख बना रहा था।
सुंदरवन राज्य का वजूद इस संसार में कहीं नहीं है। और तो और मैंने तो उस सुंदरवन का नाम भी नहीं सुना। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और तुम बेवजह इसके पीछे पागल हो रहे हो। बस करो अब। लेकिन पिताजी, मुझे उस तांत्रिक की बातों में ना सच्चाई नजर आ रही थी। और आप तो जानते ही हैं कि मुझे कितने दिनों से सुंदरवन राज्य की राजकुमारी ही के सपने दिखाई दे रहे हैं। और जब उस तांत्रिक ने सुंदरवन राज्य का जिक्र महाराज के सामने किया तो मुझे विश्वास हो गया पिताजी कि मेरा सपना मुझसे जरूर कुछ कहना चाहता है। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर अशोक घर से निकल गया और अपने घोड़े पर बैठकर केशवनगर राज्य के घने जंगलों की ओर चल दिया। अशोक कई महीनों तक घने जंगल में इधर उधर घूमता रहा, मगर अशोक को उस तालाब का कहीं भी नामो निशान तक नजर नहीं आया। एक दिन अशोक भूखा प्यासा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपने आप से बोला, ओ, समझ नहीं आ रहा उस तालाब को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। अब तो मुझे उस तांत्रिक की बातों पर वाकई में संदेह होने लगा है। लगता है पिताजी की बातें सही थीं। और मुझे इस बात का भी पता नहीं कि मैं जंगल के कितने अंदर आ गया। क्या कहूं अब मैं। तभी अशोक की नजर एक हिरण पर पड़ी जो कि सुनहरे रंग के किरणों से जगमगा रहा था। अशोक उस हिरण की ओर देखकर अपने आप से बोला, हाँ, ये तो बड़ा ही विचित्र हिरण है। बाप रे बाप, इसके शरीर से ये कैसी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। अचानक अशोक ने देखा कि एक सांप उस हिरण के पैर के पास खड़ा हुआ उसे डसने के लिए तैयार बैठा था। अगर मैंने इस सांप को इस हिरण के पास से नहीं हटाया तो इस हिरण की मौत पक्की है। ओहो, बेचारे इस हिरण को तो पता भी नहीं है कि सांप ठीक इसके पैर के बगल में बैठा हुआ है। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। इतना बोलकर अशोक तुरंत उठकर खड़ा हो गया और एक लकड़ी से तुरंत उस सांप को झाड़ियों में फेंक दिया। अचानक वो विचित्र हिरण अशोक की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। हिरण के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अशोक आश्चर्य में पड़ गया। हैं? अरे तुम तो हिरण हो। अरे तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? तुम जंगल की जिस गहराई में खड़े हो वहां पर कुछ मायावी जीव भी रहते हैं। मैं भी एक मायावी हिरण हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अशोक उस मायावी हिरण को सारी घटना बताते हुए बोला, तो मुझे इस जंगल में भटकते हुए महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे वो मायावी विचित्र तालाब कहीं दिखाई नहीं दिया। और तुम्हें कहीं दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि उस विचित्र तालाब को इंसानी विचार वाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे केवल मायावी आंखों से ही देखा जा सकता है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें उस विचित्र तालाब तक जरूर पहुंचाऊंगा। तभी हिरण की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। तभी अशोक ने अपने घोड़े सहित खुद को एक तालाब के नजदीक पाया। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तालाब है। इतने घने जंगलों के बीच बना हुआ ये सुंदर तालाब का दृश्य तो मन मोह लेने वाला है। वाह 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 वाह, अद्भुत है ये। तभी अशोक ने देखा कि तालाब के शांत पानी में कुछ उथल पुथल होने लगी। अचानक अशोक की नजर तालाब के किनारे रखे हुए सुंदर पंखों पर पड़ी। ये पंख तो बड़े ही सुंदर हैं। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तालाब के अंदर कोई परी स्नान कर रही है। फिर तो मुझे तुरंत इस वृक्ष के पीछे छुप जाना चाहिए। अशोक तुरंत एक वृक्ष के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद तालाब के अंदर से एक बेहद सुंदर स्त्री जो कि वस्त्र पहनकर नहा रही थी
तालाब के बाहर आते ही परी के पंख उसके शरीर से जुड़ गए। अशोक तुरंत उस परी के पास पहुंच गया। परी अशोक को देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो कोई आ भी नहीं पाता और इंसानी बस्ती तो यहाँ से बहुत दूर है। अशोक उस परी को सारी घटना बताते हुए बोला, अब मुझे इस सुंदरवन राज्य का पता जानना है। मैं जानता हूँ कि तुम सुंदरवन राज्य का पता जानती हो। परी रहस्यमय अंदाज में अशोक की ओर देखकर बोली, सुंदरवन राज्य जाना इतना आसान नहीं, तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं बस किसी भी कीमत पर सुंदरवन राज्य जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ से दाहिनी दिशा की तरफ मुड़ जाना। कुछ दूर जाकर तुम्हें एक और तालाब दिखाई देगा, मगर वो तालाब एकदम विचित्र होगा। उस तालाब के अंदर कोई भी कूदता है तो अगले ही पल वो कंकाल में परिवर्तित हो जाता है। तुम अगर उस तालाब को पार कर सकते हो तभी तुम सुंदरवन राज्य पहुँच सकते हो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि उस तालाब को पार करना इतना आसान काम नहीं है। अशोक तुरंत अपने घोड़े को लेकर परी की बताई हुई दिशा की ओर चल दिया। कुछ ही देर में अशोक एक विचित्र तालाब के सामने खड़ा हुआ था। उस तालाब के आसपास बड़े बड़े और भयानक कटीले वृक्ष खड़े थे। अशोक इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से बोला, बाप रे! उस परी ने सही कहा था। तालाब को पार करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वृक्षों पर चढ़कर तालाब को पार कर लूंगा, मगर देखो तो सही, यहाँ के वृक्ष इतने लंबे और कटीले हैं कि अगर मैं इस पर चढ़ा तो इसके कांटे ही मेरे शरीर को बुरी तरह से छलनी कर देंगे और मैं तालाब में गिर जाऊंगा। और परी ने कहा था कि तालाब में गिरते ही लोग कंकाल में परिवर्तित हो जाते हैं। बाप रे बाप! तभी वहाँ पर वही चमकता हुआ हिरण प्रकट हो गया, जिसकी जान अशोक ने बचाई थी। हिरण अशोक की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हारी और परी की बातें सुन ली थी। तुमने मेरी जान बचाई है अशोक, इसलिए मैं तुम पर एक और उपकार करूंगा। इतना बोलकर हिरण की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही पल अशोक ने अपनी आंख को तालाब की दूसरी तरफ पाया। अशोक धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही अशोक को सामने एक बहुत ही सुंदर राज्य नजर आने लगा। हाँ, लगता है यही है सुंदरवन राज्य। वाह 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 वाह! इसकी सुंदरता तो दूर से ही मन मोह लेती है। बहुत बढ़िया। अशोक चलता हुआ सुंदरवन राज्य की सीमा तक पहुंच गया और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सपनों के राज्य को देखने लगा। तभी अशोक के कानों में एक आवाज टकराई, इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर सुंदरवन राज्य को मत देखो। इस बात को सुनकर अशोक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक साधु खड़ा हुआ अशोक को रहस्यमय अंदाज से देख रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? साफ साफ बोलिए। आखिर तुम्हें सुंदरवन राज्य आना ही पड़ा अशोक, क्योंकि तुम सुंदरवन राज्य के ही वासी हो। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने माता पिता की असली संतान नहीं हो, बल्कि तुम सुंदरवन राज्य की राजकुमारी सुलेखा के पति हो। वर्षों पहले एक राक्षस ने सुंदरवन पर हमला करके तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था और राजकुमारी सुलेखा को उठाकर एक गुफा के अंदर ले जाकर कैद कर दिया था और सुंदरवन राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। अरे साधु महाराज, वो कोई और होगा। आप स्वयं ही बता रहे हैं कि वर्षों पहले इस तरह की घटना हुई थी, मगर मेरी आयु तो केवल 25 वर्ष की ही है। तुम शायद नहीं जानते अशोक, सुंदरवन राज्य के वासियों की आयु
बहुत अधिक होती है। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। मैं ही वो साधु हूं जो तुम्हें उस राक्षस से बचाने के लिए इंसानी दुनिया तक छोड़ कर आया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके साफ साफ विस्तार में बताइए। अगर ये सच नहीं है तो फिर तुम मुझे बताओ अशोक, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई भी बात याद है? ये सुनकर अशोक पूरी तरह से चौंक पड़ा। नहीं, मुझे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। और मैं खुद कभी कभी अपने माता पिता से यही सवाल करता हूं कि आखिरकार मुझे अपने बचपन की कोई भी बात याद क्यों नहीं है, और वो हमेशा मेरी बात को हंसी में टाल देते हैं। मुझे कुछ नहीं याद है। वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि तुम उनकी असली संतान नहीं हो। जब राक्षस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो तब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। राक्षस ने तुम्हारे ऊपर जादुई प्रहार किया था। अब तुम्हें जाकर उस राक्षस को मारना होगा। अशोक, जैसे ही तुम उस राक्षस को मार डालोगे, उसके तुरंत बाद तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस मिल जाएगी और तुम्हारी पत्नी, जो कि वर्षों से एक गुफा में कैद है और दिन रात तुम्हें याद करके रोती है, वो भी आजाद हो जाएगी। इतना बोलकर साधु ने एक चमकता हुआ खंजर अशोक को पकड़ा दिया। इस खंजर को मैंने बरसों तपस्या करके अभिमंत्रित कर दिया है। तुम इस खंजर को जैसे ही राक्षस के ऊपर फेंकोगे तो वो जलकर राख हो जाएगा। साधु महाराज अशोक को दिशा बताते हुए बोले, उस दिशा की ओर चलते चले जाओ। कुछ दूर जाकर तुम्हें एक गुफा नजर आएगी। उस गुफा के अंदर बिना डरे घुस जाना, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो वो राक्षस तुम्हारी पत्नी और तुम्हें दोनों को मार डालेगा। अशोक उस खंजर को लेकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आई। हाँ, लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। अशोक तुरंत गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था, जिसके अंदर एक सुंदर लड़की कैद थी। अशोक उस लड़की को देखते ही पहचान गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे सपनों में दिखाई देती थी। वो राजकुमारी सुलेखा थी। मैं तुम्हारा कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी अशोक। राक्षस ने मुझे बरसों से कैद करके रखा है, अब आकर मुझे आजाद करवाओ। तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं के पीछे से एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस खूंखार नजरों से अशोक की ओर देखता हुआ बोला, पहली बार जब मैंने तेरे ऊपर हमला किया और अपनी शक्ति से जादुई प्रहार किया था, तब तो तू केवल घायल हुआ था और तू अचानक गायब हो गया था। बाद में मुझे पता लगा कि तुझे एक साधु ने कहीं छिपा दिया है। मुझे लगता था कि तू कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तू तो मरने के लिए फिर से आ गया। अब मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। तभी अशोक ने खंजर निकाल लिया और सीधा उस राक्षस के शरीर के ऊपर फेंक दिया। खंजर के स्पर्श होते ही राक्षस के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख में परिवर्तित हो गया। राख में परिवर्तित होते ही राजकुमारी सुलेखा का पिंजरा गायब हो गया और वो तुरंत अशोक के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक अशोक का सर घूमने लगा और उसकी याददाश्त वापस आने लगी। मुझे सब कुछ याद आ चुका है सुलेखा। अब राक्षस का अंत हो चुका है। अब हम खुशी खुशी एक साथ रह पाएंगे। अब तुम सुंदरवन राज्य को छोड़कर कभी भी मत जाना अशोक।
सुलेखा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। मैंने जिस राज्य में अपना कुछ समय बिताया है, उस राज्य की राजकुमारी को कोई विशेष बीमारी है जो सुंदर वन की जड़ी बूटी खाकर ही सही हो सकती है। बस ये काम कर लूं मैं। अशोक राजकुमारी सुलेखा के साथ गुफा से बाहर निकल आया, जहाँ पर साधु मुस्कुराते हुए उनका ही इंतजार कर रहे थे। साधु के हाथ में एक जड़ी बूटी थी। साधु वो जड़ी बूटी अशोक को देते हुए बोले, ये लो अशोक, जाओ और जाकर राजा विक्रम की पुत्री को ये खिला दो। इसे खाते ही वो सही हो जाएगी और अपने माता पिता से विदा लेकर अपने राज्य वापस आ जाओ। अशोक ने मुस्कुराते हुए वो जड़ी बूटी हाथ में पकड़ ली। उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी, इसीलिए उसके अंदर सुंदर वन राज्य की जादुई शक्तियां भी वापस आ चुकी थी। अशोक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और सीधे राजकुमारी जानकी के कक्ष में प्रकट हो गया। राजा विक्रम अचानक अशोक को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये लीजिए महाराज, इसे राजकुमारी जानकी को खिला दीजिए। लेकिन अशोक, जो मैंने देखा वो क्या था? कुछ रहस्य ही रहे महाराज तो अच्छा होता है। राजा विक्रम ने उस जड़ी बूटी को जैसे ही अपनी बेटी जानकी को खिलाया, अचानक उसने आंखें खोल ली और वो स्वस्थ हो गई। राजा विक्रम इससे पहले अशोक से कुछ कहता कि तभी अशोक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और अगले ही पल अपने घर पर प्रकट हो गया। उसके माता पिता उसे देखकर पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए और वो अपने माता पिता की ओर देखकर बोला, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं जान गया हूं कि मैं आप दोनों का पुत्र नहीं हूं। ये सुनकर सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, मुझे पता था कि तुम्हें एक न एक दिन सच्चाई का जरूर पता लगेगा। सच तो ये है कि मेरी और तुम्हारी माँ की कोई संतान ही नहीं हुई। वर्षों पहले तुम हमारे ही घर के बाहर हमें बेहोश मिले थे। जब हम तुम्हें होश में लेकर आए तो तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसा था जैसे कि नवजात शिशु का होता है। और बेटा, हमने तुम्हें फिर कभी नहीं बताया। और कुछ सालों के बाद तुम हमसे ऐसे घुल मिल गए कि जैसे कि तुम हमारी ही संतान हो, और हम भी भूल गए कि हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। लेकिन आपने जो किया वो तो असली माता पिता भी नहीं कर सकते। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं समय समय पर आपसे मिलने के लिए अवश्य आता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। इतना बोलकर अशोक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और सीधे अपने सुंदर वन राज्य में पहुंच गया। फिर वो राजकुमारी सुलेखा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन भी बिताने लगा।